स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको आरआरबी, एलपी एंड टेक्नीशियन का जो टियर 2 का पेपर हुआ था 21 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में, उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु 642 रुपए में बेची गई जबकि लागत मूल्य 600 रुपए था। तो अर्जित लाभ प्रतिशत में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो परसेंटेज लाभ चाहिए हमें, प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा बेची जा रही 642 में और लागत मूल्य उसका 600 है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 642 में से 600 घटा दें। और ये लागत मूल्य है तो लागत मूल्य से इसे डिवाइड कर दे। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 42 बटे 600 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7%। अगर ऑप्शन में देखें तो ये दिया हुआ है दशमलव में, और परसेंट को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू में दिया हुआ है, परसेंट की जगह वैल्यू में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 7/100। यहाँ पे जो हम 100 का मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई ना करें तब हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहीं से कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो 2 जीरो कटा था ये नहीं कटेगा, ये हट जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 7/100। तो ये हो जाएगा 0.07। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 100 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है, ये है प्रिंसिपल। जो मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे 100 लिख दें। और R क्या है, ये है इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे 10% है तो ये आ जाएगा 10, और स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और डिवाइड करना पड़ेगा 100 का स्क्वायर से। तो 100 गुणे 100, तो ये भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और यही इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस आ गया 1, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y का ग्राफ x अक्ष को बिंदु P AB पर काटता है। तो 2a प्लस b की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। एक यहाँ पर ये रेखा दी हुई है, ये काट रहा है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर। तो ये जो रेखा है ये एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट पर ए बी पर इसको काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, वाई होता है 0। जब वाई 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख दें वाई की। तो यहां से अगर हम निकालें तो आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू वाई, वाई 0 हो गया तो ये आ जाएगा 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा 5, और यहाँ 3 गुणे 0 तो ये आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहां से निकालें, ये आ जाएगा 5/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5/2। और ये जो पॉइंट दिया हुआ था ये दिया हुआ था a और b, तो मतलब x की जगह हमें a रखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5/2, और y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 थी, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। तो ये इसका a और b की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, 2a प्लस b। तो अब यहाँ से वैल्यू रख दें। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और b की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु 760 रुपए में बेची गई जिस पर 5% की हानि हुई। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है ये फाइंड करना है। लागत मूल्य यहाँ पे फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है x। तो 760 रुपए में बेची गई जिस पर 5% की हानि हुई। तो हानि किस पर होगी, लागत मूल्य पर। लागत मूल्य x रुपए है, तो 5% कम कर दें यहाँ से, तो 95 डिवाइडेड बाई 100। तो 5% कम कर दिया, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये जो 760 रुपए होगी जिस पर ये बेची जा रही है,
सेलिंग प्राइस, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 760 के। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 5 से इसे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 19, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20। तो 19 से ये डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 19 चौके 76, ये आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 40 गुणे 20। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 800। तो लागत मूल्य हो जाएगी 800 रुपए। और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई पर समकोण है। तो एक ट्राइंगल ड्रा कर लें, वाई पर समकोण है। तो यहाँ पे वाई को 90 डिग्री बना लें, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाई हो जाएगा। यदि कोण x 45 डिग्री है, मान लेते हैं ये x है तो ये z हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री है, ये पहले ही 90 डिग्री था, तो टोटल 180 होना चाहिए, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू क्या पूछी गई है, सेक जेड की। तो सेक जेड क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो 45 डिग्री रख दें। और सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू। अंडर रूट टू इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 दिया जाएगा 3। और ये हो जाएगा 2 गुणे √3, तो ये आ जाएगा 7/2√3। अब ऑप्शन में देखें तो 7/2 अंडर रूट 3 है नहीं, तो इसमें अगर हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये तो हो जाएगा 7/√3, और ये हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 6। तो 7/√3 डिवाइडेड बाई 6, ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 110 में से 10% का मान क्या होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये होगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 110 का 10% का 110%, इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो 110 का, तो ये हो जाएगा 110 गुणे, और 10% है ये, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। और ये का है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और 110% है तो 110 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ को हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया। और परसेंट को हम लिख सकते हैं, परसेंट को अगर हमको नंबर में चेंज करना है तो ये होता है 1/100। तो ये 10% था, तो ये आ गया 10/100। और यहाँ पे 110% था तो 110 डिवाइडेड बाई 100, और ये 110 था तो ये 110, और सभी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 1 0 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 से ये 1 0, तो 11 गुणे 11 ये आ जाएगा 121, और यहाँ पे बचा केवल 10, तो ये हो जाएगा 12.1। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 अंकों की संख्या 7x6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ऑड नंबर पे 7 और 6 हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 13, और इवन नंबर पर है x, तो x घटा दें यहाँ से। तो ये जो नंबर आया 13 माइनस एक्स, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये 13 में से 2 घटा दें तो ये 11 हो जाएगा, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये होना चाहिए 13 माइनस एक्स, जो होना चाहिए वो 11 होना चाहिए, तभी ये 11 से डिविजिबल होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, और यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 2, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है जहां x और y पूर्णांक हैं, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी गई है इसमें। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, और इक्वल दिया हुआ है x-1 इंटू y-2। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पे 2 अननोन है, एक है x और ये है y। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो x-1
का होल स्क्वायर है। तो ये इसको अगर हम 0 बना लें, किसी तरह से ये इस पार्ट को अगर हम 0 बना दें, तो ये x की जिस वैल्यू के लिए 0 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक वैल्यू y की भी आ जाएगी। तो हम ये दोनों वैल्यू उठा के इसकी जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हम रख देंगे। तो ऐसे करें, तो अगर हम इसे 0 बनाएं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x अगर हम 1 रख दें, तभी ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमें रखना पड़ेगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा नहीं तो ये आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस साइड देखें, तो x माइनस 1 अगर हम में 1 रखेंगे, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम रख सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे रख दें, तो 2 गुणे 1 प्लस और ये 3 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें x की और भी कुछ वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं और उसके हिसाब से y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। आप वो x की वैल्यू जो आपने एज्यूम की है और जो y की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस 2x प्लस 3y में, तो यही वैल्यू आपको वहां से भी मिलेगी। आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें ये डाटा दिया हुआ है, इसमें बहुलक फाइंड करना है। बहुलक क्या है, ये फाइंड करना है। तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो यहाँ पर 21 देखें तो एक बार है, 22 दो बार है, 23 दो बार है और 24 है 3 बार। तो सबसे ज्यादा 24 रिपीट हुई है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या के 3 गुने में कोई संख्या है, मान ले x है, किसी संख्या के 3 गुने में तो 3x, और इसमें से कह रहा है कि 16 घटाने पर, इसमें से 16 घटा दें तो परिणाम 8 आ जाता है। तो ये 8 के इक्वल हो जाता है। तो मूल संख्या का घन, घन पूछा गया है कि क्यूब क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो यहां से निकालें तो ये हो जाएगा 3x और 16 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगा 8 और इसका क्यूब निकालना है, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य कर सकता है 15 दिन में। ए और बी एक साथ काम करते हुए उसी कार्य को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी जब दोनों मिल के काम करते हैं, ये पूरा करते हैं 7.5 दिन में। तो उसी कार्य को बी को अकेले कितने दिन में मतलब कितने दिन लगेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो ए और बी 7.5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, ये इक्वल हो जाएगा 1/7.5। यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है कि ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा ए अपॉन 1/15 प्लस 1/b और ये हो जाएगा 1/7.5। तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो ये हो जाएगा 1/7.5 माइनस 1/15। तो यहाँ पे एलसीएम लें, तो ये आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/15। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15। तो यही हमें फाइंड करना था कि b कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 15 दिन में। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है, ये फाइंड करना है। तो 5 की पावर 501 है। अगर हम इसका पावर निकालने लगेंगे तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि 501 पावर निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसे हम, ये जो नंबर है, इसे हम 126 के करीब ले आए। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसका क्यूब कर लें, तो 5 पचा 25 पंचे 125, 125 होता है क्यूब। तो इसे हम क्यूब के रूप में लिख लें, 125 के फॉर्म में लिख लें इसे, तो वो हम कर सकते हैं। तो 501 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें क्यूब में लाना है, तो ये हो जाएगा 501 को 3 से डिवाइड करें, तो 3 एकम 3 और यहाँ बचा 20, 6 त्रिक 18, अब यहाँ पे बचा 21, 7 त्रिक 21।
137 गुणे 3 हम लिख सकते हैं 501 को। इसको हम 137 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 137 गुणे 3, तो अब इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 का पावर हो जाएगी 137। 125 की पावर 137 हो गई। अब हमें डिवाइड करना है 126 से, तो इसे 126 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 125 में 126 में से 1 घटा दें तो ये 125 हो जाएगा, और इसके पावर 137 है, तो इसे हम ऐसे लिख लें। अब इसे हम 126 से डिवाइड कर लें ये नंबर को। तो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई संख्या ax प्लस माइनस b हो, ऐसे लिखी हुई हो और उसकी पावर n हो, और वो x से डिवाइड हो रही हो इसके टर्म से। यहाँ पे जैसे ax है, तो इसके एक टर्म से किसी से डिवाइड हो रही हो, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये b वाला पार्ट। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस, और माइनस होगा तो माइनस। ये पावर यहाँ पे b था टोटल, तो b, और यहाँ पे पावर n थी, तो ये इसका आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर आ जाएगा इसका ये। तो ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, 126 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बचेगा यहाँ पे -1, और ये कितना पावर है? -1 है 137, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 की पावर 137। और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो वो हो जाती है -1। -1, रिमाइंडर -1 हो नहीं सकता है। तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे 126 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यही नंबर इसके रिमाइंडर में जुड़ जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो अब इसे सोल्व करें तो आ जाएगा 125। तो रिमाइंडर आ गया 125, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 28 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है? तो 28, तो इसे हम लिख सकते हैं 28 को 4 गुणे 7, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक 7 का और मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर में जो 28 है, इसमें अगर हम 7 का और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो वर्ग है, तो ये 7 गुणे 7 ये भी वर्ग हो जाएगा। तो पूरी जो नंबर होगी वो 7 वो हो जाएगी, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 7 से। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। x और y का अनुपात 4:5 है। तो अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर a है, तो x की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 4a, और y की एज हो जाएगी, ये हो जाएगी 5a। अब कह रहा है कि 6 साल बाद उनका अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो इसमें 6 साल जोड़ दें, तो x की एज हो जाएगी 4a प्लस 6, और y की हो जाएगी 5a प्लस 6। अब इनका जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 6:7। तो इसे भिन्न में लिख लें, ये आ जाएगा 6/7। तो अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 चौके 28a, और ये हो जाएगा 7 छंग 42, और इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30a, प्लस ये हो जाएगा 6 छंग 36। तो 28a इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 2a, और 36 इस साइड ले आए ये आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? y की वर्तमान आयु। y की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पे 5 a माना गया था, a मल्टीप्लायर माना गया था, और y का जो अनुपात दिया हुआ था ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5a, और a की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3, क्या आ जाएगा 15। 15 साल इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी कार्य कर सकते हैं 12 दिन में, तो 1/a प्लस 1/b दिया हुआ है 1/12। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर कह रहा है बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/b प्लस 1/c, ये हो जाएगा 1/15। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। और क्या दिया हुआ है कि ए और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो 1/c प्लस 1/a हो जाएगा 1/36। अब क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये फाइंड करना है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं?
तो इन सभी को जोड़ दें। तो ए 2 बार है, ये हो जाएगा 2/a। ऐसे ही बी 2 बार है, ये हो जाएगा 2/b और प्लस 2/c। अब इन सभी नंबर को जोड़ दें, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/36। तो इसमें एलसीएम ले लें, तो 12, तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 और 15 कवर करें, तो 3 तो यहाँ पे आ ही गया, 5 से और मल्टीप्लाई कर दें, 36। तो 4 तियां 12 गुणे 3, तो ये 36 भी कवर हो गई। तो अब इसे हम सॉल्व करें, 4 3 12, यहाँ बचा 15, 15 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, प्लस 15, 5 ये 15, 4 3 12, 12 आ जाएगा, 36, 4 तियां 12 तिहाई 36, तो 5 यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा। तो 15 12 27 5 32, 32 बटे ये हो जाएगा 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 तियां 180। तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8, और इसे 4 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 45। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो 2 से इसे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 से ये 2 कटेगा 8, ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हो जाएगा 45, 4/45। तो ए बी और सी मिलके काम करेंगे 45/4 दिन में, 4 दिन में, डेज में। तो इसे हम डिवाइड करें तो 11 चौके 44.25, 11.25 दिन में काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले तैयार किए जाते हैं। यदि 2 गोले का व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले का सतह क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक बड़े से गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले में ढाला जाता है, तो उनका जो आयतन होगा पहले और बाद में वही इक्वल होगा। तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाया जा रहा है, तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। और इसे 3 गोलों में ढाला जाता है। तो पहले 2 गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी आयतन निकाल लें। तो पहले का निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब प्लस दूसरे गोले का जोड़ लें, तो 4/3 पाई, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर व्यास है, ये आ जाएगा 5 का क्यूब, और प्लस तीसरे गोले का ये आ जाएगा 4/3 पाई। तीसरे गोले का यहाँ पे व्यास दिया नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं ये है आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लें, 4/3 से सभी 4/3 कैंसिल हो जाएंगे, पाई से सभी पाई कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा केवल ये 6 क्यूब, तो ये हो जाएगा 216। यहाँ बचा 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27, और यहाँ पे 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 125, और प्लस यहाँ पे बचा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो अब इसे हम जोड़ लें, 125 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 152, 216 इधर ले आए 152 को, तो ये आ जाएगा -152, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो इसे हम घटाएं, 200 में 200 में ये 16 ज्यादा है और ये 48 कम है, तो 48 16 64, तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 64। तो आर क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसका सतह क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और पाई की वैल्यू यहाँ पे पहले ही दी हुई है कि पाई के रूप में ही लिखना है, तो ये हो जाएगा पाई गुणे आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, तो 4 चौके 16। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 16 चौके 64, और ये है पाई 64 पाई, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक डाटा दिया हुआ है, इसका माध्य निकालना है, मीन।
तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ लें। तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 14 29, 29 और 21 50। कितने नंबर हैं? 2 2 4 1 5, तो 5 से डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा 10। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से भरता है। तो ए भर रहा है 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा, आवर्स में। पाइप बी टैंक को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोलने पर वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। तो बी भर सकता है 4 घंटे में, और अगर ए के साथ भरता है, ए और बी दोनों मिलके भरते हैं, तो इन्हें 2 ही घंटा लगता है। तो टैंक का आयतन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ए और बी का दिया हुआ है कि 2 घंटे में भर रहे हैं, बी का दिया हुआ है कि 4 घंटे में भर रहा है, 4 आवर्स। और यहीं से हम आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 मीटर क्यूब पर आवर। तो यहाँ पर आयतन दिया हुआ है कि इतने घंटे में, 1 घंटे में 50 मीटर क्यूब आयतन भर रहा है। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ए अकेले कितने घंटे में भर सकता है। तो 1/a प्लस 1/b दिया हुआ है 1/2 इस वाली इक्वेशन से। तो बी 4 घंटे में भर रहा है, तो बी की वैल्यू रख दें। तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/4, ये इक्वल है 1/2 के। तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 1/4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 घंटे। तो a भरेगा 4 घंटे में। तो 4 घंटे में भरेगा, और इसकी दर दी हुई है 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे में, और 4 घंटे में भर रहा है। तो 4 घंटे से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो घंटे से घंटा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आयतन। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 4, आ जाएगा 200 मीटर क्यूब। जो उसका आयतन होगा वो होगा 200 मीटर क्यूब। और यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु 2 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लें। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और 2 और 3 कहां पे बनेंगे। मान लें अगर ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है, यहां पे कहीं पे ये पॉइंट बनेगा, ये बनेगा 2,3। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, ये है। तो ये मान लें अगर रिफ्लेक्शन यहां से बन रहा है, ये मिरर जैसा यूज होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। तो ये पलट के ऐसे आ जाएगा इस साइड। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ऐसे बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज बन रही है। तो इसी के अपोजिट में बनेगा। मिरर ऐसे लगा है, तो ये इसके अपोजिट में बनेगा, ऐसे। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो 2 था, x इक्वल टू 2 था, और y यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y का माइनस एक्सिस होगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा -3। 2,3 इस -3 इसका प्रतिबिंब बनेगा। और यही इसमें पूछा गया था। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो आसान सा क्वेश्चन है। विकर्ण का डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ये होता है a√3। ए क्या है, भुजा। भुजा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 3√3। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 48 में दो संख्याओं का एलसीएम है। 48 दो संख्याओं का एलसीएम है, उनका अनुपात 2:3 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। संख्याओं का योग पूछा गया है, तो हमें वो दोनों संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम उसका योग निकाल सकते हैं। तो योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अनुपात में दिए हुए हैं, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों में, ये दोनों नंबर जो दिए हुए हैं अनुपात में, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो संख्याएं में फाइंड हो जाएंगी। तभी हम उसका एडिशन निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। अगर नंबर अनुपात में दिए हुए हों और उसका एलसीएम दिया हुआ हो, तो ये होता है एलसीएम इक्वल टू जो अनुपात होगा उनका मल्टीप्लिकेशन, रेशियो मल्टीप्लिकेशन, इनटू
HCF, ये होता है फार्मूला। तो एलसीएम क्या है 48, और रेशियो का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2 और 3 रेशियो है तो 2 गुणे 3 और गुणे में HCF हमें फाइंड करना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 2 से इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 24, 3 से इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 8, तो HCF आ जाएगा यहाँ से 8। HCF 8 आ गया, और ये अनुपात में नंबर दिए हुए हैं, तो पहले नंबर निकालने के लिए HCF से मल्टीप्लाई कर दें पहले अनुपात में, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 8, ये हो जाएगा 16, तो पहली संख्या हो जाएगी 16। दूसरी संख्या फाइंड करनी है तो 3 गुणे 8 HCF से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 24, और इनका सम निकालना है तो दोनों को ऐड कर दें, ये आ जाएगा 40। तो 40 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज प्रणाली के तहत 1200 रुपए की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दें, तो ये होता है टोटल अमाउंट इंटू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर है इंटरेस्ट रेट अपॉन 100, और इसकी जो पावर होगी वो होगी टी। तो अब इसमें हम वैल्यू रख दें, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जा रही है, कह रहा है कि कितने वर्षों में दोगुनी होती है, तो दोगुनी हो जा रही है टोटल अमाउंट। अगर अमाउंट पी है तो ये हो जाएगी 2p, और प्रिंसिपल हमने p मान लिया तो ये आ जाएगा p, और 1 प्लस आर यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट 4% है, ये आ जाएगा 4/100, और टाइम हमें इसमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कितने वर्षों में, तो टाइम मान लेते हैं ये t। अब इसे सॉल्व कर लें तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4/100 है, तो 4/100 0.04 हो जाएगा, तो 1 में जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 1.04 की पावर कैपिटल टी। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो टी यहां से आ जाएगा 17.677 ईयर्स, तो टाइम आ जाएगा 17.67 ईयर्स, और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण का माप कितना होगा दूसरे विकर्ण का, ये फाइंड करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, ये है विकर्ण की लंबाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पे 96 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू रख दें 96, ये हो जाएगा 1/2। पहला विकर्ण 6 है, ये आ जाएगा 6, दूसरा हमें फाइंड करना है तो ये आ जाएगा d2, तो 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 32, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 32 सेंटीमीटर, और यही हमें विकर्ण पूछा गया था, तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक टंकी 9 घंटे में भरी जा सकती है, रिसाव के कारण इसे भरने में 10 घंटे लग जाते हैं, तो अकेले रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं रिसाव के कारण पूरा टैंक खाली हो जाता है x टाइम में, तो टंकी 9 घंटे में भरी जा सकती है, तो अगर 1 घंटे का काम निकाल लें ये आ जाएगा 1/9, और इसमें से जो रिसाव हो रहा है उसका समय निकाल दें 1 घंटे में से, ये आ जाएगा 1/x, तो ये कितने घंटे में भरी जा रही है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में भर जाएगी 1/10। तो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम इधर साइड ले आए तो ये हो जाएगा 1/9, और 1/10 इधर ले आए तो ये आ जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ 1/x की वैल्यू निकालें, यहाँ एलसीएम ले लें, 9 और 10 का आ जाएगा 90, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 1/90, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90 घंटे, और यही हमें पूछा गया था, तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपको ना आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।